नमस्कार साथियों। हम लोग कॉलेज व्याख्याता 2016 का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 111 का क्वेश्चन देख लिए थे। शायद 110 या 11, तो 111 से वापस हम शुरुआत कर रहे हैं आज। ठीक है। पूछ रहा है कि घनानंद की कौन सी रचना नहीं है। इश्कलता घनानंद है, सुजानहित घनानंद, वियोगबली घनानंद, रसविलास ये घनानंद की नहीं है। तो फिर किसकी है ये देव की है। इश्कलता घनानंद की है, लेकिन इश्कनामा किसकी है बताओ। इश्कनामा तो ये बोधा की है। किसकी है? बोधा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वे हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है बताओ। तो इसमें लज्जा का वर्णन किया गया है। ये पंक्ति कामायनी से ली गई है, हर बार पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान रखें कामायनी की पंक्तियों को, है ना। ये अगला क्वेश्चन देखो, ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव को उद्बोधन हुआ बताओ। तो इसमें चिंता का हुआ था। ठीक है, हम कमायनी पूछ रहे सड़क की थे, तो कमायनी 15 का ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसमें सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने जगते रहते। प्रस्तुत पंक्तियां कमायनी के किस रंग से उद्धृत है। तो ये लज्जा साक्ष है। किससे? लज्जा साक्ष। अगर लज्जा साक्ष ना देखे आपसे सीधा पूछ ले कि पंक्तियां किससे ली गई, तो कमायनी से। कमायनी किसकी है तो बताया आपको, जयशंकर प्रसाद की। रचना कब हुई कमायनी की? 1935 में। सड़क कितने थे? 15। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखो, कमायनी में सरदा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर। ये पूछ रहा है सरदा किस क्रम पे आता है। 15 सर्ग है ना, तो ये सरदा का पूछ रहा है। देखो, 1 नंबर है चिंता। क्या है? चिंता। 2 नंबर पे आशा। 3 नंबर पे श्रद्धा। क्या? श्रद्धा है 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे ये उतरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कमायनी का प्रकाशन वर्ष। देखो हमने बात की, नदी क्वेश्चन आ गया। तो कमायनी की रचना कब हुई है? तो 1935 में। कहेंगे 36 भी आता है, लेकिन आरपीसी ने 35 माना, तो आप मेरे हिसाब से 35 ही याद रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता देनीय नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। और ये ली कहाँ से गई है? राम की शक्ति पूजा से। कहाँ से? राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियाँ ली गई है, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और पूछ ले, राम की शक्ति पूजा जो ये रचना किसकी है, तो निराला या पंत किसकी है? निराला की। निराला और पंत में कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा आप उन्हें ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है बताओ, कौन सी है प्रारंभिक पंक्ति। 1 मिनट है, थोड़ा अटक गया मामला। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन क्या था? राम की शक्ति पूजा यानी कविता की प्रारंभिक पंक्ति क्या क्या ये है, या फिर ये कौन सी है? रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर। ये राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखो, दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। राम का कथन किसके जीवन की त्रास दिया बताओ। राम के, भरत के, निराला के, विभीषण के। तो निराला का के जीवन की त्रास दी है, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। गोबर एक नाम का पात्र है इसमें, गोबर नाम का, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? गोबर। प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, इसमें 84 पात्र आते हैं। कितने? 84 पात्र आते हैं। ये किसान जीवन की माँ गाथा माना जाता है। ठीक है, जब हम विस्तृत देखेंगे तो इसके बारे में सब चीज़ें हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, 120 था ना, नहीं 121 ना। अगला देखो, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है बताओ। होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या ओंकारनाथ। तो प्रोफेसर मेहता गोदान मतलब प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सा उपन्यास नहीं है बताओ। चारों चंद्रलेखा उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, अनामदास का पोता उपन्यास। इनका एक और उपन्यास था जिसकी हमने पहले बात कर रखी थी, बताओ कौन सा था? पुनर्नवा। कौन सा? पुनर्नवा। इनका क्रम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1 नंबर पे तो कौन सा आएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। 2 नंबर पे चारों चंद्रलेखा। 3 नंबर पे अनामदास का पोता ये है या पुनर्वा, तो 3 नंबर पे आएगा पुनर्वा। 4 पे अनामदास का पोता। चारों उपन्यास है, इनका क्रम भी पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ना कि माहिर प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, तो फिर कुटच गया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, लेकिन ये निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बताओ। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, विशाल भारत पत्रिका के संस्थापक कौन थे, पूछ ले आपसे, तो कौन थे बताओ। रामानंद चट्टोपाध्याय। कौन थे? संस्थापक की बात कर रहा हूँ, संपादक की नहीं, है ना। रामानंद चट्टोपाध्याय, रामानंद चट्टोपाध्याय इनके संस्थापक थे। और फर्स्ट संपादक पूछ ले तो कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है ना, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हंस, हंस पत्रिका शुरू तो 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। प्रेमचंद ने शुरू की थी। किसने? प्रेमचंद ने। पूछ ले कहाँ से शुरू की थी, तो बनारस से शुरू की थी। कहाँ से? बनारस से। ठीक है, और बाद में प्रसिद्धि मिली थी शायद से राजेंद्र यादव के संपादन में, है ना। और अब वर्तमान में इसके संपादक पूछे तो संजय साई है। कौन है? संजय साई। ठीक है, और रूपा, रूपा पत्रिका पूछ ले, ये किसकी है, तो ये पंथ की है। किसकी है? पंथ की। और ये मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। और नरेंद्र शर्मा ने भी इसमें साथ दिया था रूपा पत्रिका के संपादन में। ठीक है, हिंदी नवजीवन पूछ ले तो ये किसकी है? महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। इनको सब जानते हैं ना। और इनकी एक पत्रिका और थी, हरिजन सेवक। क्या? हरिजन सेवक। ये हिंदी में जो पूछी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे गांधी जी की पत्रिकाएं काफ़ी थी। हिंदी नवजीवन और हरिजन सेवक, ये हिंदी के पेपर में पूछी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ध्यान रखना, आत्मकथा नहीं है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ध्यान रखना। तो ये कथन किसका है बताओ। तो ये कथन कथन किसका है? मोहन राकेश का? नहीं 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 नहीं, तो फिर महामाया भैरवी का। किसका है? महामाया भैरवी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक, मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है मतलब? प्रेम कथा है या संघर्ष कथा है या मनोवैज्ञानिक कथा? तो क्या ये जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। देखो प्रेम कथा यहाँ भी है, लेकिन सबसे सही ये है, जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। ठीक है ना, और किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, इनका क्रम भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है बताओ। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विपन्नता, नहीं नहीं नहीं, प्रेम संबंध नहीं, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता का वर्णन है। किसमें? आधे अधूरे में। ठीक है, अब मुझे आप बताना आधे अधूरे क्या है। तो नाटक है, उपन्यास है, तो ये नाटक है। तो नाटक लिखा हुआ है, किसका पूछ ले, तो मोहन राकेश का। किसका? मोहन राकेश। कोई मोहन राकेश, लहरों के राजहंस वाले। ठीक है ना, देखो लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश का है, और उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का है कि कहानी है, ध्यान रखना, इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है मोहन राकेश और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र कौन है, तो कौन है? महेंद्रनाथ। कौन है? महेंद्रनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। लहरों का राजहंस मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश, अंधा युग मोहन राकेश का नहीं है। तो फिर किसका ये? धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और एक अंधा कुआ नाम से नाटक है, क्या नाम से? अंधा कुआ। युग तो भारती का है, अंधा कुआ लक्ष्मी नारायण लाल या मिश्र? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लाल का नहीं है, क्योंकि ये लाल और मिश्र कन्फ्यूजन होती है इनसे, तो ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण कौन है ये? लाल है। ठीक है ना, अंधा कुआ, लाल कुएं में गिर गया, कैसे भी याद रखना आप, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, शुक्ल जी के अनुसार दुख वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में किसका है? तो उत्साह का है। किसका है? उत्साह का। शुक्ल जी के अनुसार दुख वर्ग में जो स्थान भय का है वो स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं, कितने हैं?
तीन प्रकार हैं, प्रतिभाशील और साधन। ठीक है, तो इनमें देखो समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, जहाँ पर थोड़ा विस्तार देने की जरूरत होगी ना क्वेश्चन को, वहाँ हम आपको बिना कहे दे देंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है, बताओ। उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है, मैंने बात की थी। तो लेना सिंह है इसमें पात्र। ठीक है, कफन बुदिया है ना, ये किसकी है, प्रेमचंद की। किसकी, प्रेमचंद की। और रोज ये अज्ञे की, मालती है इसमें। परिंदे ये सम्मिलित नहीं है, किसकी है, ये निर्मल वर्मा की। ये सारी कहानियाँ ध्यान रखना। उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो हमारे जयपुर के थे। कफन प्रेमचंद, रोज अज्ञेय, परिंदे निर्मल वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है। आसान क्वेश्चन है, किससे है, उसने कहा था। ठीक है, ये लेना सिंह को जब मृत्यु शैया पे बेटा लेटा हुआ था ना, तो उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी बचपन की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो गेगरिन नाम से। किस नाम से, गेगरिन नाम से। पत्नी कहानी पूछ ले किसकी है, तो जैनंदर की। किसकी है, जैनंदर की। देखो साथियों, जो चीज़ें ऑप्शन में जो रचना या रचनाकार का नाम दे रखा है ना, क्वेश्चन वहीं से वापस आते हैं। आप भले पेपर उठा के देख लो, आप भले कितनी डीप पढ़ लो, मैं आपको मना नहीं करता कि आप डीप मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, इतने पेपर देखे सारे पेपर, तो एग्जामिनर की अप्रोच वहीं तक रहती है कि पत्नी दे रखा है, पत्नी जैनंदर की, तो जैनंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब जिनकी रचनाओं का बार बार जिक्र आता है और जिनका ऑप्शन में आता है नाम, उन्हीं कवियों या रचनाकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। शरणदाता ये अज्ञेय की कहानी है। किसकी है, अज्ञेय की। कवि प्रिया ये केशवदास की रचना है। किसकी है, केशवदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है, बताओ। तो ये कफन कहानी से उद्धृत है। कफन कहानी किसकी है, प्रेमचंद की। किसकी, प्रेमचंद की। अब की बार क्वेश्चन आ जाएगा, अगर दोनों साधु, दोनों किसकी बात हो रही है, तो घिसू और माधव की बात हो रही है, ध्यान रखना। ममता पूछ ले तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, रोज पूछ ले तो अभी बात की थी, बताओ, अज्ञेय की। देखो घूम फिर के वही आ रहा है ना, परिंदे अभी आया था वापस आ गया। किसकी है, निर्मल वर्मा की। किसकी, निर्मल वर्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है। तो नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है परिंदे से, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने कहा था ना, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है। ये कथन में भी शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। कहानी क्या है, छोटे मुंह बड़ी बात है। ठीक है ना, ये नामवर सिंह का कथन है। अगला क्वेश्चन, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णवेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से, तो बताओ। तो ये सौंदर्य की नदी नर्मदा। अमृतलाल नागर का क्या है, यात्रा वृतांत है, उससे ली गई है। ठीक है ना, अमृतलाल नागर नहीं, बेगड़, सॉरी है ना, अमृतलाल बेगड़। सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है, अतीत के चलचित्र सबको बताए, महादेवी वर्मा का। किसका है, महादेवी वर्मा का। लद्दाख की यात्रा यह है राहुल शंकरदयाल। कौन, राहुल शंकरदयाल। स्मृति करेगा ये भी महादेवी वर्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव क्या है, बताओ। तो कोलियात से भरूच। यह पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगी, ऐसा आएगी नहीं, क्योंकि यात्रा वृतांत है तो कौन सी जगह का नाम आ रहा है अंदर, कौन से पात्र है, उद्देश्य क्या है, ठीक, किस संस्कृति का वर्णन है, ये सारी चीज़ें हम अंदर से जब पढ़ते हैं तब पता चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही। ठीक है, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किसका है, बताओ। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी जहाँ भी आपको मिले ना, अगर गुलेरी का नाम हो ना, तो आप वहाँ ये टिप्पा भी मारोगे ना तो आपका सही हो जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है गुलेरी का आता है, अगर गुलेरी नहीं हो तो राहुल शंकरदयाल का नाम आता है। ठीक है, अगर आप टिप्पा भी मारोगे ना तो ये आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, सारे ऐसे नहीं कि आप टिप्पा मारने लगो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। ठीक है, ये बात तो, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण यानी ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं होते हैं, साइलेंट नहीं होते हैं। बताओ दोनों सही है गलत है? तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? बताओ। ग्रीष्म दन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यही सही है। सदन नारी, सन नारी होता है, क्या होता है? सन नारी होता है, सद नारी नहीं होता। एक दन एक, इस पे डबल मात्रा आती है, एक एक होता है ऐसे। ठीक है, पितृदन उपदेश, पितृोपदेश नहीं, ऐसे होता है पितृोपदेश। संधि विच्छेद तो सही है, लेकिन ये है ना, ये गलत है। ठीक है ना, पितृोपदेश। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मतलब किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं? बताओ। रात दिन है इसमें तो, हानि लाभ इसमें भी है, माता पिता इसमें भी, लेकिन परम पिता इसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा समास है? देखते हैं आपको समास कितने आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा? बताओ। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा? ये सही है। साथ साथ में 3 वर्ड और ध्यान रखना, शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो प्रदर्शनी होता है, श्रेणी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। प्रिय, लेकिन प्रिय दर्शनी होता है, क्या होता है? प्रिय दर्शनी होता है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना, गलतियाँ होती है। और श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और श्रृंखला भी ऐसे लिखा जाता है। ये बार बार पूछे जाने वाले वर्ड से भले आप कितनी समझ देख लो, आपकी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें ये बता रहे हैं ना, अगर आप उन पर भी गौर भरम कर लोगे ना, तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से किस तत्व को काव्य प्रयोजन नहीं माना? किसने? मंमट ने। अमंगल का नाश माना है, मित्र समित उपदेश नहीं, इसे नहीं माना। इसकी जगह मंमट ने माना था कांता समित उपदेश, कांता समित उपदेश। मित्र की जगह क्या था? कांता समित उपदेश। इस प्राप्ति को माना, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति को माना। उसलिए मंमट ने कितने प्रयोजन माने काव्य के? 6 प्रयोजन माने। अमंगल का नाश 1 नंबर हो गया, फिर यश प्राप्ति 2 हो गया, व्यवहारिक ज्ञान 3 नंबर हो गया, फिर कांता समित उपदेश 4 हो गया, 5वां था अर्थ की प्राप्ति, अर्थ यानी धन की प्राप्ति, ठीक है ना, अर्थ की प्राप्ति। और इसके अलावा इन्होंने और एक और माना था तत्काल लोकोत्तरानंद, तत्काल लोकोत्तरानंद, तत्काल लोकोत्तरानंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे क्रम ही पूछ ले तो कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है यश प्राप्ति, ठीक है, उसके बाद अर्थ की प्राप्ति, ठीक है, फिर है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, फिर अमंगल का नाश, ठीक है, उसके बाद तत्काल लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति, लास्ट है कांता समित उपदेश। 6 प्रयोजन माने काव्य के, किसने? आचार्य मंमट ने। आप चिंता नहीं करें, ये सारा मैटर तैयार है, हम ये पेपर खत्म होते ही वो शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ तो रखा होगा ध्वनि। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणमूला और व्यंजनमूला। एकदम सही बात है? नहीं, यही गलत है। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लेकिन कौन कौन से? व्यंजनमूला नहीं होता है, लक्षणमूला और अभिधामूला होता है। अभिधामूला और लक्षणमूला, ठीक है। अभिधामूला ध्वनि को क्या कहते हैं? विवेक्षित वाच्य ध्वनि। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लें। विवेक्षित वाच्य ध्वनि, ठीक है। फिर इसके 2 भेद होते हैं, एक तो सलंग से क्रम ध्वनि और एक असलंग से क्रम ध्वनि, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आगे हम पूरी बात तो करेंगे तब बढ़ेंगे तब। सलंग से क्रम ध्वनि और असलंग से क्रम ध्वनि, ठीक है। और लक्षणमूला ध्वनि को अविवेक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। आगे ये, और लक्षणमूला ध्वनि के भी 2 भेद मानेंगे। कितने भेद? 2 भेद माने। एक भेद तो है अत्यंतरिक्षित वाच्य ध्वनि, लक्षणमूला ध्वनि का ही भेद है, ठीक है, एक इसमें दे दिया। ये इसका भेद और है, क्या है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ठीक है। अगर मैंने अभी जो चीज़ बताई, अगर आप यही याद रख लेते हो तो आपका ध्वनि सिद्धांत से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हार्ड चीज़ें थी ना वो मैंने बता दी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से। वापस सुनो एक बार आप। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणमूला और एक अभिधामूला। अभिधामूला ध्वनि को विवेक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और अभिधामूला ध्वनि के 2 भेद होते हैं, सलंग से क्रम ध्वनि और एक असलंग से क्रम ध्वनि, ठीक है। हो गए कंप्लीट। तो लक्षणमूला ध्वनि को क्या कहते हैं? अविवेक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और लक्षणमूला ध्वनि के भी 2 भेद मानेंगे, जैसे इसके थे ना, सलंग से क्रम और असलंग से क्रम। लक्षणमूली का 2 भेद है, एक तो अत्यंतरिक्षित वाच्य ध्वनि और एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ठीक है। तो हम ये जब मैटर देखेंगे ना तब बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें कुल 270 पद है, नहीं ये गलत है।
इसमें 279 289 पद है, ठीक है ना। 79 89 नहीं, 89 तो यह होता है ना, मैथ कमजोर थोड़ी, गिनती भी नहीं आती मैथ में तो। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, सही बात है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई, ये भी सही बात है। इसकी गणना आत्म निवेदन पर गीति काव्य में की जाती है, ये बात भी सही है। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही बात है। सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, ये बात भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये बात भी सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, नहीं नहीं नहीं, तीर्थों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तीर्थाटन का विरोध किया था कबीरदास जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया, सही बात है। ये वियोग परवास जन्य वीर्य के अंतर्गत आता है, ये बात भी सही है। ये वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है, नहीं ये गलत है, आषाढ़ मास से शुरू होता है ना। एक पंक्ति, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, ऐसे करके पंक्ति है, तो आषाढ़ से शुरू होता है, ठीक है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, सही बात है। तो ये गलत है, चैत्र नहीं आषाढ़ होता तो सही हो जाता। अगर आप आषाढ़ यहाँ ऐड कर लो और 4 कथन देख लो, ये चारों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल शुभ, अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विशब्द, कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है, बताओ। तो ये श्रद्धा सरक से लिया गया कथन है और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, आराधन का दर्द आराधन से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है। तो ये कथन है जाम्बवान का, किसका, जाम्बवान का। ये किसकी रचना है, बताओ, पंत की, नहीं नहीं नहीं, ये किसकी रचना है, निराला की, ठीक है ना, निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, एकदम सही है। ये जीवन के वर्तक और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, ये भी सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है, ये बात क्या सही है, ये भी सही है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, ये बात एकदम सरासर गलत है, ठीक है। तो आरपीसी कॉलेज लेक्चर 2014 का जो पेपर था, इसका पेपर 1 हमने सोल्व किया है, कोशिश की है जो हमसे हुआ है, ठीक है। और हम ऐसे ही आगे कोशिश करते रहेंगे। सेकंड पेपर करेंगे अब हम सोल्व, कॉलेज व्याख्याता 2014 का। उसके बाद कॉलेज व्याख्याता 2020 का 2 पेपर हुए हैं, वो भी सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्रेड भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट ग्रेड के सारे हिंदी के पेपर सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद सेट के 2 पेपर हुए, वो भी सोल्व कर लिए हैं। देखो, आपको अगर यहाँ देखना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय मिल रहा है हम वो चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ये चीज़ें यहाँ करने से पहले इसके लिए होमवर्क भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं पेपर डाउनलोड कर लूँ सीधे बता दूँ, नहीं, इसके लिए कुछ देखना पड़ता है ना। क्या पता भाई कुछ, देखो मेरा तो यही टारगेट है कि कुछ से आप तक गलत चीज़ें नहीं पहुँचे। क्योंकि देखो कोचिंगों में तो इतनी चीज़ें पढ़ाते हैं, इतनी पढ़ाते हैं, रजिस्टर भरवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं, इतना पढ़वा देते हैं कि आदमी रिटायर हो जाए ना तब तक भी उन्हें ये चीज़ें याद नहीं होती। इतना पढ़ने से आपको क्या मतलब, यार आपको तो सिलेक्शन लेना है तो कम चीज़ों से हो सकता है ना। तो मेरे हिसाब से आप वो चीज़ें देखो जो एग्जाम में है, ठीक है ना। बाकी इधर उधर की चीज़ें आप बाद में देख लेना। हाँ, ज्ञान नहीं बढ़ाना है आपको तो अलग चीज़ है, आप देख सकते हो। और मैं तो सीधा कहता हूँ जो विद्वान है वो इस चैनल से नहीं जुड़े, क्योंकि देखो विद्वान तो हम भी हैं नहीं, ठीक है। हमें ये बता कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बस ये चीज़ है। बाकी तो देखो एक एक क्वेश्चन नौकरी का सवाल होता है, कहते हैं ना हर सवाल नौकरी का सवाल है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन आए टिप्पा मार दो, इसे टिप्पे मारने से चलता नहीं है, क्योंकि हर सवाल नौकरी का सवाल होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।